नमस्कार दोस्तों। आज हम समान अध्ययन की अगली कड़ी में राष्ट्रपति, जो हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम लेंगे। इस पर पीसीएस और आईएएस में हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। मेंस परीक्षा में, प्री परीक्षा में तो सामान्यतः एक प्रश्न बनता है। इसीलिए मैंने आपके स्क्रीन में इंग्लिश में लिखा है, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं उनको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों अभ्यर्थियों को मैं डिस्कशन हिंदी में करूंगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है उसको इंग्लिश में अगर मैं बताता चलूँगा तो इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थियों को आसानी रहेगी। प्री परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी रहेगी, क्योंकि मैंने इसको फैक्चुअल आर्टिकल वाइज इसको लिख दिया है। और मेंस के जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको मैं उसी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे राष्ट्रपति पर और आपको क्या लिखना है। तो आज हम पहले पार्ट 1 में जनरलाइज बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। थोड़ी छोटी बातें कर लेते हैं, क्योंकि एक समय का एक अपने सीमा होती है और वीडियो बनाते समय 15 से 20 मिनट के अंदर अपने टॉपिक को ख़त्म करना होता है। पहले पार्ट को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, आर्टिकल 52 से 78 तक नॉर्मली राष्ट्रपति महोदय के बारे में चर्चा किया गया है। तो आपको समानता 52 से लेकर 78 तक के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो आपको याद रहने चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बात करूंगा। आर्टिकल 52 कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इसको हम कहें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति महोदय की शुरुआत की गई है, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करता है। उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होगी और वो इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निर्वहन करेंगे। तो ये 53 में कहा गया है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में आपको पता ही होना चाहिए कि प्री के हिसाब से आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में निर्वाचित सदस्य, ना कि टोटल मेंबर, निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर ही वोट डालते हैं। किसके? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधान सभाओं के इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, ये लोग ही वोट डालते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उनके इलेक्टेड मेंबर भी वोट डालते हैं। वो है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी और दिल्ली स्टेट के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नॉमिनेटेड नहीं वोट डालेंगे, एंग्लो इंडियन वोट नहीं डालेंगे। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति महोदय, वो वोट नहीं डालेंगे। ठीक है। अब बता रहे मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का क्या तरीका है, इसमें एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें एक पूरा वीडियो तैयार हो जाएगा, इसके हम विस्तार में नहीं जाते हैं। तो जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, आप बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य डालते हैं। कोशिश रहती है कि लोकसभा राज्यसभा के जो वोटर्स हैं, निर्वाचित सदस्यों का जो टोटल वोट का वैल्यू है, वो राज्यों की विधानसभाओं के टोटल वोट की वैल्यू के बराबर रहे। ये इसका तरीका है, इसका फार्मूला है, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब आता है आर्टिकल 56, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको पता ही है, 5 साल का होता है। ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट में है, 5 साल का होता है। और वो 5 साल से पहले कभी भी उपराष्ट्रपति महोदय को अपना रिजिग्नेशन देकर पद को छोड़ सकते हैं। ठीक है। महाभियोग के द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 में महाभियोग इम्पीचमेंट मोशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। 56 में जिसमें कब तक रहता है, तो 5 साल तक रहता है। उससे पहले राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को अपना
इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। तीसरी बात, वो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो 56 में इम्पीचमेंट का शब्द आया है कार्यकाल को समाप्त करने के लिए, और 61 में प्रक्रिया आई है कि इम्पीचमेंट मोशन की प्रक्रिया क्या रहेगी। अब आता है 57, एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन। हाँ, राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित होने के बाद दोबारा पुनः या दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के नंबर ऑफ री इलेक्शन की कोई सीमा नहीं है। वो 2 बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, 3 बार भी हो सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में 2 बार का रखा गया है कि 1 बार में 2 बार से अधिक नहीं होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी वहाँ के लिए है। भारत में इसकी कोई सीमा नहीं है, वो लगातार कितने बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति को? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, तो क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी? क्वालिफिकेशन में पहले तो यह है कि वो भारत का नागरिक हो। आप लिखते चलिएगा बहुत चीज़ों को, पीडीएफ पे ज़्यादा विश्वास मत करिए, मेरे सुनने पर विश्वास करिएगा, ठीक है ना। हमेशा आप लोग कहते हैं पीडीएफ सर का बुक प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ में तो अंबार लगा हुआ है, कहीं से भी आप निकाल लीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। मटेरियल की कहीं कोई सीमा नहीं है आपके लिए, लेकिन आप सुनिए, सुनने से बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, ठीक है। तो आप आता है कि क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, तो पहला तो ये कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा ये कि वो कम से कम 35 साल की उसकी आयु हो, ठीक है, भारत का नागरिक, उम्र 35 वर्ष या अधिक। तीसरी बात, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रहे, वो विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ये नहीं लिखा है, वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ये नहीं लिखा है। ध्यान रहे, उसके पास लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखने वाली होनी चाहिए। चौथा है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन ध्यान रहे, प्रधानमंत्री या मंत्री, ये गवर्नर, ये लाभ के पद नहीं है। अगर ये पद पर वो ग्रहण कर रखा है तो इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसके 4 आप एलिजिबिलिटी समझ लीजिएगा। भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं। अगला आता है, ये आपके क्वालिफिकेशन हो गए। कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसकी शर्तें क्या है? कुछ उसी के तरीके हैं। अब कंडीशन में क्या आएगा? वही पहला आ गया कि उसके पास लाभ का पद ना हो। दूसरी बात, उसको एक शर्त यह भी मिलेगी कि उसको एक निःशुल्क घर मिलेगा जिसका उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, और उसके पास पार्लियामेंट ही उसके विशेषाधिकारों का निर्धारण करेगी और पार्लियामेंट ही उसके वेतन का निर्धारण करेगी, जो कि उस पर पद पर रहते हुए उसको कम नहीं किया जा सकेगा। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति महोदय के किसी भी वेतन आदि में कमी नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में उसके शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में लिखा गया है कि वो संविधान का परिरक्षण करते हैं। तो शपथ पे आ जाता है आर्टिकल 60। 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपकी 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स में आ जाएगा कि राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट मोशन की प्रक्रिया बताइए। तो आप इसको समझ लीजिए कि भारत में हमारे पार्लियामेंट से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय से मिलकर बनता है हमारे देश का पार्लियामेंट। तो लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी सदन 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से एक रेजोल्यूशन लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है, और 15 दिनों का नोटिस देंगे राष्ट्रपति महोदय को कि आप अपने इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है। और जो ये 1/4 सदस्यों के साथ हस्ताक्षर के साथ ये इम्पीचमेंट मोशन का रेजोल्यूशन लाएगा, वो अगर टोटल स्ट्रेंथ का वो सदन अपने कुल सदस्य संख्या का इसमें निर्वाचित और नॉमिनेट दोनों शामिल है। ध्यान रखिएगा, चुनाव में तो वोट डालते हैं निर्वाचित, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में टोटल स्ट्रेंथ लिखा है सदन का, यानी कि चाहे वो निर्वाचित उसमें हो या नॉमिनेट हो, टोटल स्ट्रेंथ के हाउस का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 2/3 मेजोरिटी से
महाभियोग का प्रस्ताव पारित करेंगे। तो यह माना जाएगा उस सदन ने इम्पीचमेंट मोशन पास कर दिया है, महाभियोग को पास कर दिया है। इसके पश्चात दूसरे सदन में जाएगा और चाहे तो वह भी पूरे अभियोग की, पूरे इम्पीचमेंट की जांच करेंगे या सदन अपनी कमेटी द्वारा कि राष्ट्रपति पर यह इम्पीचमेंट सही है कि गलत है। अगर ये पाता है कि इम्पीचमेंट सही लाया गया है तो वह सदन भी, दूसरा सदन भी, ये सदन कोई भी हो सकता है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं समाप्त हो सकता है किसी भी सदन में, वह सदन भी अपने टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ महाभियोग माना जाएगा, पारित माना जाएगा। और राष्ट्रपति महोदय महाभियोग पारित करने के डेट से ही अपने पद को छोड़ देंगे। समझ गए? तो प्रोसीजर आप इंपीचमेंट में मोशन में समझ गए। अगला आता है टर्म ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। किन्हीं कारणों से अगर प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो गया, आर्टिकल 62 कहता है किन्हीं कारणों से डेथ हो सकती है, स्वयं इस्तीफा देना हो सकता है, अचानक कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी डेथ हो सकती है, महाभियोग प्रस्ताव पारित हो सकता है, आपका स्वयं इस्तीफा देना हो सकता है किन्हीं कारणों से। तो ऐसी परिस्थिति में 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य है। 6 माह के अंदर। तब तक आपको पता ही है किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट उस पद को ग्रहण करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के काम को देखते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। ठीक है। आर्टिकल 65 कहता है वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। 65 मैंने इसलिए लिख दिया है कि यदि प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे अपने पद पर तो वाइस प्रेसिडेंट इस काम को देखेंगे। आर्टिकल 71 कहता है मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई शिकायत, समस्या, वाद पैदा होता है तब क्या होगा। हमारे संविधान में साफ लिख दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद या वाद उत्पन्न होता है तो उसको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी विवाद उत्पन्न होता है, कोई भी वाद आता है, कोई भी शिकायत आती है तो उसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 72 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति को क्षमा करने, सजा को कम करने, सजा की प्रकृति को बदलने का अधिकार है। पेपर में आएगा अगर प्री में कि क्षमा का अधिकार जो संविधान के किस अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 72। ठीक है। अगला आता है आर्टिकल 74। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74, 75 मेंस में क्वेश्चन आ सकता है भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पर, तो 74 और 75 याद रखिएगा। ठीक है। 75 इसमें नहीं है क्योंकि उसमें कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, तो हमने उसमें राष्ट्रपति के साथ 74 को ही जोड़ा है, 75 को नहीं जोड़ा है क्योंकि 74 राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के सलाह एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 है। यानी कार्यपालिका शक्ति को अभी जब मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले पार्ट में बात करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन पर तो मैं बताऊंगा 74 की महत्ता। ठीक है। तो अभी तो मैं इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय के परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति महोदय उस मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेंगे। 74 के कई सबसेक्शन है। उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। ध्यान रहे, अन्य मंत्रियों की, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों की नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति महोदय नहीं कर सकते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री ना परामर्श करें। उसमें प्रधानमंत्री के परामर्श बाध्यकारी है। ठीक है। आर्टिकल 78 कहता है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ध्यान रहे, एक बार विवाद उत्पन्न हो गया था बोफोर्स के मामले में। आपका राष्ट्रपति महोदय ने ये शिकायत की थी कि इस मामले में मंत्रिपरिषद ने मुझसे कोई राय नहीं लिया है या मुझको कोई सूचना नहीं दिया है।
आर्टिकल 78 आप लोग सुनते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से वार्ता करने के लिए राष्ट्रपति भवन गए या मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन गए। कई बार लोग कयास निकालते हैं कि पता नहीं किस लिए गए, क्या विचार करने गए। तो ये जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति भवन जब कभी मिलने जाते हैं तो आर्टिकल 78 का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 78 के अंतर्गत किसी भी मामले में जो लगता है कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, विशेष मामला है, तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को जाकर सूचना देते हैं और राष्ट्रपति महोदय को भारत के प्रधानमंत्री से सूचना लेने का अधिकार है। ये आर्टिकल 78, ठीक है। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट समनिंग प्रोरोगेशन एंड रेजोल्यूशन। आर्टिकल 85 लोकसभा राज्यसभा का बुलाना, स्थगन करना और भंग करना, ये पावर राष्ट्रपति महोदय को आर्टिकल 85 देता है। ध्यान रहे, भंग कभी राज्यसभा नहीं होती है, भंग करने का डिसोल्यूशन का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा केवल आपके लोकसभा के लिए। तो आर्टिकल 85 लोकसभा के सम्मन करने, प्रोरोगेशन करने, डिसोल्यूशन करने के लिए है, एवं राज्यसभा का भी। आर्टिकल 111 एसेंट ऑफ द बिल, जो भी विधेयक लोकसभा राज्यसभा पारित करता है उसको सहमति कौन देते हैं? राष्ट्रपति महोदय। बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी विधेयक एक्ट नहीं बन सकता है, अधिनियम नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर बिल को एक्ट बनना है तो राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर जरूरी है। तो आपको मैंने पहले आगे डिस्कशन करेंगे, इसमें 3 प्रकार के एसेंट होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट, ठीक है। ये वीटो का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम अगले टॉपिक पे ले लेंगे। संक्षेप में अगर बात करें तो एब्सोल्यूट वीटो ये होता है कि कोई भी अगर सामान्य विधेयक जिसको 108 के अंतर्गत 1 के अंतर्गत सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, संवैधानिक विधेयक नहीं है, तो उसको चाहे तो राष्ट्रपति बिल्कुल से रोक सकते हैं, ये वो उनके पास शक्ति है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि भाई एक बार फिर से विचार करो। लोकसभा राज्यसभा को लौटा सकते हैं कि आप फिर से विचार करिए, अभी भी लग रहा है कि ये बिल ठीक नहीं है। अगर लोकसभा राज्यसभा फिर से बहुमत से विचार करके बिना किसी संशोधन के भेजता है राष्ट्रपति महोदय को, तो राष्ट्रपति महोदय उसको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, फिर वापस नहीं कर सकते। ध्यान रहे, एक बार अगर विचार करने के लिए वापस कर दिया और लोकसभा राज्यसभा ने विचार करके पुनः भेज दिया तो राष्ट्रपति महोदय उस बिल में हस्ताक्षर करने के बाध्य है। पॉकेट वीटो, जैसे आपको बताया था मैंने कि पोस्ट ऑफिस विधेयक था, उसको हस्ताक्षर करने से ज्ञानी जाल सिंह ने मना कर दिया था क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा था। यानी कि ऐसा विधेयक जिस पर कोई विचार ही न करे, राष्ट्रपति अपने टेबल पर पड़ा रहने दे अनंत काल के लिए, तो उसको बोल देते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। आर्टिकल 112 में आपको पता है बजट का उल्लेख है, रट के रखिएगा प्री के परीक्षा के अभ्यर्थी। आर्टिकल 112 आएगा कि भारत में बजट का उल्लेख कहाँ पर है संविधान में, तो अनुच्छेद 112 में। तो आपको पता है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक जो भी होता है वो राष्ट्रपति महोदय के पूर्व परमिशन से, अप्रूवल से ही रखा जाता है। यानी कि बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा वो राष्ट्रपति महोदय के परमिशन से, अनुमति से रखा जाएगा। तो बजट रखने की शक्ति अनुच्छेद 112 में। 123 में ऑर्डिनेंस लागू करने की शक्ति है। ऑर्डिनेंस में अध्यादेश, जब लोकसभा राज्यसभा का सदन का अधिवेशन न चल रहा हो और ऐसा कोई कानून बनाना सरकार के लिए बहुत जरूरी हो तो राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर देते हैं, यानी कानून बना देते हैं अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। लेकिन ये तो भाई लोकतांत्रिक देश है, कानून बनाने का अधिकार तो हमारे पार्लियामेंट को है, लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति महोदय इमरजेंसी टाइप का रखेंगे तब तक जब तक लोकसभा राज्यसभा का सदन न प्रारंभ हो जाए। और राज्यसभा लोकसभा का सदन प्रारंभ होते ही 6 सप्ताह के अंदर या तो कानून बनाना पड़ेगा राज्यसभा लोकसभा को, अन्यथा ये कानून जो उन्होंने बनाया था वो निरस्त हो जाएगा। प्री में कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि अधिकतम समयावधि क्या होती है ऑर्डिनेंस की, तो अधिकतम समयावधि 6 महीना 6 सप्ताह, 6 माह एवं 6 सप्ताह। ध्यान रहे, रट लीजिएगा, 6 माह 6 सप्ताह। 6 सप्ताह तो बता दिया हमने। लोकसभा राज्यसभा का अगर सदन प्रारंभ होता है सत्र, तो 6 सप्ताह के अंदर कानून बना लीजिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये 6 माह क्यों आ गया? 6 माह इसलिए आ गया क्योंकि आपको हम बता दें, लोक सत्र, सदन का कोई भी सत्र है उसके बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बार अगर सत्र का सत्रावसान हो गया है किसी भी सदन का, लोकसभा का या राज्यसभा का, तो 6 माह के अंदर अंदर नया सत्र आ जाना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा, अंतराल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि कम से कम साल में 2 सत्र का होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो हम ये मान लिया अधिकतम भी अगर सदन को बुलाने में समय लगेगा तो 6 महीने लगेगा और 6 सप्ताह लगेगा कानून को बनाने में, पारित करने में। तो ऑर्डिनेंस की शक्ति होती है 6 माह और 6 सप्ताह। ये ऑर्डिनेंस, ये कानून की वही शक्तियां हैं, उसी प्रकार से लागू होता है जो कि सामान्य कानून लोकसभा और राज्यसभा जो पारित करती है और राष्ट्रपति महोदय जो अपना हस्ताक्षर करके उसको अनुमोदन देते हैं, सेम वैसे ही कानून होगा। तो पेपर में कभी कभी मेंस में जाएगा कि ऑर्डिनेंस के बारे में बताइए, तो ये आर्टिकल 123 में है। अगला लास्ट हम आर्टिकल के डिस्कशन करते हैं इस अपने एपिसोड में, आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति देता है राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय किसी भी राष्ट्रीय महत्व का, किसी वैश्विक महत्व के मामले में आपके सुप्रीम कोर्ट महोदय से राय ले सकते हैं और ये राय सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और राष्ट्रपति महोदय उस राय को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ये केवल परामर्शकारी होता है, ये बाध्यकारी नहीं होता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के साहब के लिए और न ही राष्ट्रपति महोदय के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 143 आपको सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति महोदय देता है। तो आपका ये प्रेसिडेंट पर पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 में हम थोड़ा से विस्तार से डिस्कशन करेंगे मेंस के सहायक कुल सचिव और यूपी पीसीएस मेंस, आईएएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करेंगे। और इसलिए इस चैनल को लगातार देखते रहिए, फोकस करिए मेरे स्पीच पर, मेरे भाषण पर, मेरे द्वारा समझाए गए बातों पर, पीडीएफ पर कम से कम भरोसा कीजिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें समझाने से, बोलने से बहुत अच्छा आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।